तो अब बेसिकली हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंबाइंड फॉर्मेट देखने वाले हैं। पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सिखा देता हूँ, देन उनके कंबाइंड फॉर्मेट पे चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही साल के एंड में बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ जो भी है मार्च 2020। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, वी हैव 4 कॉलम्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पर भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहां पर शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। देन हमने अगर कोई भी परचेज करे हैं गुड्स तो वो यहां पर आ जाता है। परचेज में से हम रिटर्न्स जो हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न लेस करके शो करते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी अगर खर्चे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड पर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सेल्स भी जो आती हैं वो रिटर्न्स लेस करके आती हैं, जितना माल कस्टमर्स ने वापस कर दिया है। ठीक है, और यहाँ आ जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। इफ क्रेडिट साइड इज मोर यू विल सी जीपी, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यू विल सी ग्रॉस लॉस। अब देखिए, हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो गुड्स का प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा है या कम है। जीपी का मतलब क्या है, जितने के हमने गुड्स लिए हमने उसको उससे ज्यादा में बेचा, और ग्रॉस लॉस का मतलब ये है कि जितने के गुड्स हमने लिए उससे कम में वो बिक रहे हैं, तो हम उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बहुत बेकार सिचुएशन है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये देखिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी सिमिलर फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ कंपनीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उस केस में हम इनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। उसका फॉर्मेट भी कुछ अलग होता है। फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2020। ठीक है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड आ गई। सिमिलरली यहां पे भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इट विल बी ट्रांसफर्ड हियर ऑन द क्रेडिट साइड, ताकि हम फर्दर इसमें से खर्चे लेस करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल पाए। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो वो यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है डेबिट साइड पर। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन हो सकती है, या तो जीपी आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, इसके बाद अब जितने भी अदर खर्चे बच गए हैं, ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यहां पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस, किसी भी तरीके का कोई नुकसान है वो भी डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है टोटल कितना नुकसान हुआ है या टोटल कितना खर्चा हो रहा है, और यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो क्रेडिट कर दी जाती है। इनडायरेक्ट इनकम्स और गेन्स, कोई फायदा है वो भी यहीं आता है। ठीक है, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ यहाँ जीपी भी आ गया और इसके साथ साथ और इनकम्स भी आ गई। तो क्रेडिट साइड अगर मेरी डेबिट साइड से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करती है नेट प्रॉफिट को। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाता है तो मेरी जो फिगर रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर जब हम बैलेंस करते हैं तो इट विल शो अस नेट लॉस, नेट लॉस आ जाता है। ठीक है, और दोनों साइड तो इक्वल होनी ही होनी है। ठीक है, टोटल जो है दोनों साइड का मैच कर जाता है। देखिए, इनकम साइड अगर 2 लाख है और एक्सपेंस साइड 1,80,000 है, इट मीन्स 20,000 का प्रॉफिट आ गया। और अगर इनकम एक्सपेंस साइड जो है 2 लाख है और ये 1,80,000 है या 1,70,000 है, तो इन दैट केस इट विल बी अ लॉस ऑफ 30,000। ठीक है, आनी दोनों साइड इक्वली है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस शीट टुडे। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट होती क्या है, इसके दो और नाम है।
इसको हम पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट का काम क्या होता है, हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करने के बाद भी हमने ये पढ़ा था। बैलेंस शीट जो है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows the financial position of a business on a particular date, particular date। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या पर्टिकुलर डेट पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है। ठीक है, और पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या, पर्टिकुलर पोजीशन, दैट्स वाई इसी को हम बोलते हैं पोजीशनल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हमें ये बताना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बेसिकली ये हमें इंडिकेट करती है कि हम कितनी एसेट्स पोजेस करते हैं, हमने अपनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, और हमने बाहर वालों का कितना पैसा चुकाना है, हमारी लायबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपको पता ही होगा ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है, बस ये अकाउंटिंग क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर दिखाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, सारे खर्चे और सारी इनकम्स कहाँ चली जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बैलेंस शीट के अंदर ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर शोन। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट आते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नॉमिनल अकाउंट्स डू नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। मतलब कोई भी खर्चे या किसी भी तरह की इनकम यहां आ ही नहीं सकती। तो इससे आपको एक और बात क्लियर हो जाती है कि अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम आ रही है, या तो वो एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, ना वो एक्सपेंस और इनकम, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोग कहते हैं यार ये तो एक्सपेंस है, नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आ रही है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, रियल पर्सनल नॉमिनल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लो। दिस द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करती है, तो यहां लिखेंगे एज ऑन 31st, मतलब फॉर द ईयर एंडेड नहीं, एज ऑन लिखेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ बताएंगे कि भाई 31 मार्च 2020 को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी। वी हैव टू साइड्स, एक है लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड पे, और एसेट साइड। अच्छा, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखना, अगर आप यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखते हो तो ये गलत है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें डेबिट एसेट्स होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे नहीं लिखना। अब एसेट्स के अंदर हमारे पास जितनी भी तरह की एसेट्स हैं वो आ जाती हैं, और लाइबिलिटीज में हमारे पास दो तरह की लाइबिलिटीज तो होती हैं, पता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइबिलिटी हमारी इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैपिटल आती है। अगर हम कुछ एडिशनल कैपिटल डालते हैं बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पर हम उसको ऐड करके दिखा देते हैं। अगर हम कोई ड्राइंग्स कर रहे हैं तो यहाँ से वो लेस हो जाती है। ठीक है, बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो रहा है, जैसे नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और अगर लॉस हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार हम पैसा जोड़ के रखते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, ये कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, कोई पैसा हमने जोड़ा हुआ है, अलग से सेविंग करी हुई है। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट्स के अंदर हमारे पास
नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड समझा रहा हूँ, ट्रेडिशनल वे में समझा रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज। इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट जो हम बिजनेस के बाहर कर रहे हैं। देन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो हम बिजनेस के रूटीन वर्क के लिए अपने पास रखते हैं, कुछ पैसा कुछ एसेट्स की फॉर्म में हम अपने पास फंड्स रखते हैं, सो दैट हमारे बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस चलते रहें। और एक होती है, ये जो हेडिंग है, दिस इज फॉर लॉसेस, ऐसे लॉसेस जिनको अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा। और यहां पर हमें कभी भी इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो आपको पता ही है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल, सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तो ये हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं चलती। तो अगर बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटीज भी है, ठीक है।